नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये IR सेक्शन की न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है, जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री का मॉरिशस का राजकीय यात्रा प्रारंभ हो चुका है। आज 11 मार्च से पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आज वहां पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम मेरे मित्र हैं। उनके इनविटेशन यानी निमंत्रण पर मैं मॉरिशस के 57वें यानी 57 नेशनल डे समारोह में भाग लेंगे, राष्ट्रीय दिवस में भाग लेंगे, जो कि 12 मार्च को पड़ता है। अब देखिए, इसका लिंक इतिहास से भी है। अगर आप 12 मार्च की डेट को याद करेंगे तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च को दांडी की यात्रा शुरू की थी। आप इसको हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हैं और ये 2 दिवसीय यात्रा होगी प्रधानमंत्री की। इसकी चर्चा हम पिछले अंकों में कर चुके हैं कल के। मॉरिशस एक करीबी समुद्री पड़ोसी, हिंद महासागर में एक प्रमुख साझेदार है भारत का और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार माना जाता है मॉरिशस को। और इसकी बात करें इसकी लोकेशन को तो ये हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व अफ्रीका के तट पर और मेडागास्कर से लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर इसकी डिस्टेंस है। और ये छोटा द्वीपीय राष्ट्र है और द्वीप के बाहरी क्षेत्रों में रोड्रिक्स द्वीप सहित अन्य छोटे द्वीप शामिल हैं। यह वर्ष 1968 में कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ। मॉरिशस एक संसदीय गणतंत्रात्मक देश है। भारत और मॉरिशस के मध्य वर्ष 1948 में डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और वर्ष 1968 में मॉरिशस की स्वतंत्रता के बाद मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम ने मॉरिशस की विदेश नीति में भारत को प्राथमिकता प्रदान की। मॉरिशस के क्रमिक नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारत को मॉरिशस की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति में अहम और महत्वपूर्ण स्थान मिले। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने सागर विजन के हिस्से के रूप में अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा विकास के लिए अपने अस्थायी मित्रता को मजबूत करने तथा अपने सभी पहलुओं और अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए मॉरिशस नेतृत्व के साथ जुड़ने के अवसर की प्रतीक्षा में हूँ। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ की यात्रा की थी वर्ष 2015 में, तभी भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक शब्द आप सुनते होंगे। ये विजन है प्रधानमंत्री मोदी का। सागर नाम दिया था वर्ष 2015 में जब पिछली बार मॉरिशस की यात्रा पर थे। इसका फुल फॉर्म ही है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसको याद रखिएगा। और एक शब्द को और याद रखिएगा, संगठन है आयोरा। आयोरा का सेक्रेटरीट भी मॉरिशस में ही है। इसमें 23 सदस्य शामिल हो चुके हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 23 सदस्य शामिल, फ्रांस भी इसमें शामिल हो चुका है। और आयोरा के ऊपर UPSC ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था, इस बार फिर से पूछ सकता है, तैयार रहिएगा और इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि अभी अब और अपडेशन देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी कल भी रहेंगे, कल भी एग्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं वर्ष 2015 में पूछे गए UPSC द्वारा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ए सीरीज का था क्वेश्चन नंबर 67। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। दूसरा कथन, यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अब आइए चर्चा करते हैं पिछले अंक में पूछे गए प्रश्न के ऊपर। देखिए, कल पूछा था निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? पहला है नागरहोल नेशनल पार्क। बिल्कुल सही बात है, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक कोडगु जिले में स्थित है। और नागरहोल की अगर लोकेशन की बात करें, आप इंडिया का मैप देखेंगे, यहाँ पे कर्नाटक का जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होते हुए दक्षिण केरल में की ओर ये विस्तारित है नागरहोल नेशनल पार्क, इसलिए पहला तो सही है। और दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। जितने भी कोंडा आए आप समझ जाइए कि ये वेस्टर्न घाट में तो नहीं है, ये ईस्टर्न घाट की बात हो रही है। और इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में स्थित। गोदावरी नदी पापीकोंडा नेशनल पार्क से होकर ही बहती है, तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आप देखने का प्रयास कीजिए। कोंडा जैसे जब भी नाम आए तो समझ जाइए ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना रीजन की बात हो रही है, क्योंकि कोंडा वहीं पे पाए जाते हैं। इसलिए दूसरा तो एकदम नहीं होगा, दूसरा एलिमिनेट कर दीजिए आप। अब आइए तीसरे के ऊपर बात करते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। देखिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, अगर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट में है और यह पश्चिम घाट और शेष पूर्वी घाट के बीच नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल सिस्टम और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, यानी वन्य जीव गलियारा है ये, इसलिए तीसरा भी सही होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की
तो वायनाड ये केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इसकी लोकेशन, और यह उत्तर पूर्व में कर्नाटक और नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से है, और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के मुद्दुमलाई नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। इसकी लोकेशन यहाँ मिल रही है, तो चौथा भी सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 2 ग्रांटेड सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन असम। असम में 2 आवेदकों को CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रदान की गई है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक की बात हो रही है, चाहे वो जैन धर्म से हों या हिंदू धर्म से हों या फिर सिख हों, ठीक है, उनकी बात हो रही है। इन अल्पसंख्यकों की नागरिकता प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं। हालांकि इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और ILP यानी इनर लाइन परमिट की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप जैसा कि जानते हैं वहां पे ILP का कंसेप्ट लागू होता है, तो उन क्षेत्रों को ये एग्जम्प्ट देता है ये एक्ट। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आफ्टर यूक्रेन इन 2024 से सिप्री। वर्ष 2020 से लेकर 2024 तक यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी इंपोर्टर बन चुका है और उस सेकंड नंबर पे भारत का स्थान है। पहले नंबर पर अगर यूक्रेन है आयात करने के मामले में तो भारत दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। चीन टॉप 10 से बाहर हो गया है और रूस के हथियारों के एक्सपोर्ट में गिरावट आई है, जबकि फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बन चुका है, याद रखिएगा। पहले नंबर पर अभी भी अमेरिका ही है। भारत फ्रांसीसी हथियारों का टॉप रेसिपिएंट यानी शीर्ष प्राप्तकर्ता बन चुका है और वैश्विक हथियारों के ट्रांसफर स्थिर रहा है, लेकिन रूस के कारण यूरोप ने इंपोर्ट को बढ़ाया है, हथियारों के इंपोर्ट को बढ़ावा दिया है रूस के कारण। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी के साथ साथ ये IR सेक्शन की भी न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी, यानी जीएस पेपर 2 और 3 दोनों जगह शामिल होगी। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ओवर 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स रजिस्टर ऑन ई श्रम पोर्टल। वर्ष 2021 में लॉन्च किए गए ई श्रम पोर्टल पर 30.68 करोड़ से अधिक अनऑर्गेनाइज वर्कर यानी असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 53% से अधिक महिलाएं हैं। याद रखिएगा, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, ये अच्छी न्यूज है। और ये पोर्टल प्रधानमंत्री स्वनिधि और आयुष्मान भारत सहित विभिन्न मंत्रालयों की 13 योजनाओं को इंटीग्रेट करेगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन के साथ साथ ये IR सेक्शन की भी न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया साइन MOU विथ अर्मेनिया फॉर कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। भारत और अर्मेनिया ने चिकित्सा उत्पादों के रेगुलेशन यानी विनियमन पर एक MOU यानी समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं और डिजिटल तकनीकी, फार्मास्यूटिकल्स, व्यापार और संस्कृति में सहयोग पर चर्चा की है। उन्होंने सुषमा स्वराज संस्थान और अर्मेनिया के डिप्लोमेटिक स्कूल के बीच एक MOU यानी समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सुषमा स्वराज संस्थान जहां पर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, जैसे आपका मसूरी में लवासना है LBSNA, जैसे आपका मसूरी में लवासना है, वैसे नई दिल्ली में IFS ऑफिसर के लिए सुषमा स्वराज संस्थान है LBSNAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, जहां आप IAS बन के ट्रेनिंग करने जाएंगे। वैसे IFS ऑफिसर की ट्रेनिंग नई दिल्ली के सुषमा स्वराज संस्थान में होती है और अर्मेनिया के डिप्लोमेटिक स्कूल के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जिसका उद्देश्य राजनीति, व्यापार और रक्षा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अब आइए इसकी लोकेशन भी आपको अर्मेनिया में की दिखाते चले मैप पर। देखिए, अर्मेनिया की लोकेशन यहाँ पर है, मिडिल ईस्ट में इसकी लोकेशन पड़ती है और इसकी सीमा टर्की से लगती है, ईरान से लगती है, यहाँ पे कैस्पियन सागर है, अजरबैजान यहाँ पे है, दोनों के बीच अक्सर प्रॉक्सी वार देखने को मिलता है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे अजरबैजान की लोकेशन है। तो इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहे नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।